नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं से स्वच्छ दूध उत्पादन की तकनीक। अदरक की फसल से ले अधिक उत्पादन। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन दूध निकालते समय साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण दूध की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आप पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए दूध दोहन से लेकर बाजार में बेचने तक कौन कौन सी सावधानियां बरते, इस बारे में बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह। स्वच्छ दूध का उत्पादन कैसे करें। जैसे आप अगर एक डेयरी चला रहे हैं या आपके पास 4-6 दुधारू जानवर भी हैं, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जैसे हम दूध का उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें इतनी समस्याएं होती, इतना बाहर से इन्फेक्शन रहता है, इतना उसमें दुनिया भर की चीज़ें जैसे गोबर है, गाय का बाल है, या फिर मिट्टी है, या फिर दूसरे कचरे हैं, वो सब दूध में धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से मक्खियां गिर जाती हैं दूध दोहते समय। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि जब हम दूध दोहने चलें तो 3-4 चीज़ें हैं। जैसे एक तो हमें जानवर जो है स्वस्थ चाहिए। दूसरा जो सबसे मुख्य पहलू ये है कि जो भी व्यक्ति उसमें दूध निकालने जा रहा है, जैसे ग्वाला है, तो ग्वाला खुद भी बीमार नहीं होना चाहिए। ग्वाला अगर खुद भी बीमार है, मान लीजिए उसको दस्त लग रहे हैं, तो वो खुद भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, क्योंकि वो अपने हाथों से दूध निकालेगा और वो इन्फेक्शन दूध में भी जाएगा। गांव में अधिकतर परिवारों में दुधारू पशु पाले जाते हैं। हालांकि दुधारू पशु पालना एक बात है और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन अलग बात। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हम दूध को जल्दी खराब होने से बचा सकते हैं, जिनका सीधा संबंध आर्थिक लाभ से है। क्योंकि बीमार जानवर कभी जो है अच्छे दूध का या स्वच्छ दूध का उत्पादन नहीं कर सकते। जानवर के अंदर टीबी है तो उसके दूध में भी टीबी आएगी, टीबी का बैक्टीरिया आएगा, और वो बैक्टीरिया जो है अगर उस दूध को जिसने पिया उसको भी वो बीमारी लग जाएगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हमें किसी बीमार जानवर का दूध उतारना ही नहीं चाहिए, और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जानवर एकदम जो है स्वस्थ होना चाहिए, जिसका भी दूध हमको लेना है। जानवर को आप अच्छे से साफ करें। जैसे उसका थन है, उसके थन पे आप देखें गोबर लगा रहेगा, मूत्र लगा रहेगा, या दूसरी बहुत सारी गंदगी लगी रहेगी उस फार्म पर। उसको आप थन को बहुत अच्छे से धुलें पहले, और कोशिश करें कि आसपास जैसे पूंछ है, पूंछ भी जानवर इधर उधर हिलाता रहता है, तो पूंछ वगैरह भी उसकी साफ रहे, या पूंछ आप थोड़ी देर के लिए बांध दें, तो उससे क्या है कि वो पूंछ भी इधर उधर लपकाएगा नहीं। दूसरा क्या है कि थन अच्छे से साफ कर लिया आपने, ग्वाला जो है साफ सफाई कर लिया, उसके बाद दूध दुहने से पहले दूधिया को अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ कर सुखा लेना चाहिए। हाथ के नाखून समय समय पर काटते रहें। स्वच्छ और कसे कपड़े पहने और सिर को टोपी द्वारा ढक कर रखें, ताकि कोई बाल आदि दूध में ना गिरे। दूध को पूर्ण हस्त विधि द्वारा दुहना चाहिए। दूसरा जो सबसे मुख्य पहलू ये है कि जो भी व्यक्ति उसमें दूध निकालने जा रहा है, जैसे ग्वाला है, कोई मैले कुचैले या बहुत गंदे कपड़े पहन के ना रखे, क्योंकि वो जो गंदगी या मैल होगा उसके शरीर पे या कपड़े पे, वो भी दूध के अंदर जाएगी। इसीलिए हाथ अच्छे से साफ करके रखे, नाखून काट के रखे, हमेशा दूध निकालने से पहले साबुन से हाथ धुल ले,
उसके बाद वो जानवरों के पास पहुंचे और कोशिश करे कि सर पे पगड़ी बांध ले या कोई उस तरह का कैप लगा ले, ताकि मान लीजिए बाल टूट के दूध में गिर रहे हैं, ऐसा ना हो। मान लीजिए किसी को खांसी आ रही है या कोई बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को कतई दूध निकालने के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो खांसेगा, छींकेगा, वो सारा जीवाणु उसी के अंदर दूध में डाल देगा। तो इसीलिए जानवर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, ग्वाला एकदम स्वस्थ होना चाहिए। ग्वाला जो है साफ सफाई कर लिया, उसके बाद तीसरी बात आती है जिस बर्तन में उसको दूध निकालना है, उस बर्तन को खूब अच्छे से वो साबुन से या किसी अच्छे उससे साफ करके तभी उसमें दूध निकालने के लिए जाए, क्योंकि बर्तन की गंदगी भी दूध में ही जानी है और कहीं नहीं जानी है। दूध दुहने का बर्तन स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। इसके अलावा एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज्ड शीट के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खुली बाल्टी के स्थान पर गुंबदकार छत वाली बाल्टी में दूध दुहना चाहिए। उसके बाद जब वो दूध निकाल लिया उसने, ग्वाले ने, अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि अब उस दूध को उसको ढक के रखना है। दूध उसने खुला रख दिया तो पता चला उसी में मक्खियां कूद रही हैं या दूसरे कीड़े कूद रहे हैं या बाहर से कोई चीज या छत से आपकी झड़ रही है, तो छत का मटेरियल जो है पता चला उसमें सीमेंट की पपड़ियां हैं या ये सब टूट करके कई बार छत से गिर जाती हैं उसमें, या दूसरे अन्य पदार्थ भी आसपास की वातावरण से उस दूध को दूषित कर सकते हैं। अगर दूध को बांटने में समय है तो उसको आपको चिलर में या रेफ्रिजरेटर के अंदर आप कैन में रख करके किसी फ्रिज में डाल दें, वहां दूध आपका सुरक्षित रहेगा। या आपके पास अगर अच्छा कलेक्शन है, मान लीजिए 200-300 लीटर है तो फ्रिज में रखा नहीं जा सकता वो, उसके लिए आपको एक बीएमसी लगानी पड़ेगी, बल्क मिल्क कूलर। उस बल्क मिल्क कूलर में आप आराम से 500-1000 लीटर कैपेसिटी के भी आते हैं, 200 लीटर के भी आते हैं, तो अपने जरूरत के हिसाब से एक बीएमसी आप अपने पास रखें, ताकि 3-4 घंटे दूध को अगर रखना है तो चिल्ड टेम्परेचर पे वो जो है 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको उसको रोकना पड़ता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अदरक की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी इसकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता और हानिकारक कीट रोग फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए फसल में इस समय कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिनके बारे में बता रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी, जिला भोपाल के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK जायसवाल से। इस समय जो अदरक की जो फसल लगी हुई है वह दो स्थिति में है। एक तो करीब करीब जो है 30 से 35 दिन की अवस्था में है और दूसरा जो है वो 15 से 20 दिन की अवस्था में है। तो इस समय हमको जो महत्वपूर्ण जो ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि अभी लगातार पानी गिरे हैं, जिसकी वजह से हमारी अदरक की अंकुरण होने के पश्चात थोड़ी सी अब बढ़वार शुरू हो गई है और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अभी खरपतवार हमको दिखाई दे रहे हैं। और खरपतवार यदि है तो जैसी हमारी बतर कंडीशन मिलती है हमारी खेत की, तो हमको खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हम अपनी जो भौतिक विधियां हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम खुरपी से या कुदाली से या गैंती से हम जो है कचड़े को, अपने खरपतवार को निकाल दें। और आप सभी जानते हैं कि अगर खेत में खरपतवार है तो ये हमारी फसल के लिए बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह हमारी जो अदरक के लिए जो तो हमने दिए हैं पोषक तत्व, उसका भी ये ग्रहण करते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो अंकुरित और जो बढ़वार की स्थिति में अब आ रहा है फसल, तो ये प्रभावित होगा। खरपतवार का नियंत्रण कर लें और नियंत्रण करने के बाद हल्की मिट्टी उसमें ज़रूर चढ़ा दें, जिससे उसकी आगे की बढ़वार प्रभावित नहीं होगी।
अदरक बरसात वाली फसल है, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अक्टूबर नवंबर माह में वर्षा नहीं होने की परिस्थिति में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में अदरक की गांठ बनती है और उसका विकास होता है। इसलिए अक्टूबर नवंबर माह में खेतों के अंदर अधिक नमी होनी चाहिए। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस समय हमने जो आधार खाद के रूप में जो पोषक तत्व दिए थे, तो उसमें हमारी नाइट्रोजन की मात्रा अभी बची हुई है, जिसको हम 2 या 3 भाग के रूप में देते हैं। तो जैसे आपकी जो है हम जो 35 से 40 दिन की अवस्था है, ये बहुत अच्छी है। तो इस समय हमको 35 किलोग्राम नाइट्रोजन हमको इस समय अदरक में देना चाहिए, जिससे उसके आगे की वृद्धि जो है बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई जगह क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पानी गिरा है, और पानी गिरने की वजह से जहाँ पर हमारे अदरक हमने लगाए हैं वहाँ अगर जल भराव की स्थिति है, तो निश्चित रूप से जल निकास की व्यवस्था आप कर लें। नहीं तो क्या है, ये अदरक जो है बहुत नाजुक फसल होती है। यदि 2 से 3 दिन या 4 दिन पानी इसमें भर गया तो ये इसकी कंद जो है गलना शुरू हो जाता है, तो हमको जो है इसमें नुकसान हो जाता है। तो आवश्यक है कि आप जल निकास की इसमें व्यवस्था आप इसमें कर लें। किसान भाइयों, अदरक की फसल में जीवाणु मसलानी रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण सबसे पहले निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, बाद में धीरे धीरे ऊपर वाली पत्तियां भी पीली पड़ जाती है। प्रकंद को दबाने पर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलने लगता है और अंत में प्रकंद गल जाता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए बुआई से पहले प्रकंदों को 30 मिनट तक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 200 ppm के घोल में उच्चारित करके छायादार जगह में सुखाकर उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग से बचाव के लिए 1% बोड्रो मिश्रण या 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का बेड़ों पर छिड़काव करना चाहिए। कि इस समय तापमान बढ़ रहा है और पौधे की बढ़वार अच्छी हो रही है, तो एक कीड़ा जो है ये बहुत परेशान करता है, जिसको हम तना बेधक के रूप में जानते हैं। इसका लार्वी जो है ये नुकसान पहुंचाता है, और बढ़ते हुए जो हमारा पौधा है उसके तने के अंदर ये घुस जाता है, और घुसकर इसकी जो फूड मटेरियल है, इसका जो भोज्य पदार्थ है, इसको खाने लग जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आपको तना बेधक का लक्षण दिख रहा है तो इसके लिए नियंत्रण करना इसका बहुत आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से हमको सूखे हुए पौधे दिख रहे हैं, तो पहले छिड़काव हमको वहाँ पर करना चाहिए, जिसमें डाइम्यूथेट नाम की जो कीटनाशक दवा है उसका 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी के मान से हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कि इस समय यदि हम जो लगे हुए खड़ी फसल है उसमें कीड़े एवं बीमारियों का हम अगर उपचार कर लेते हैं या पहचान कर उनका नियंत्रण कर लेते हैं, और इसके साथ ही साथ पोषक तत्वों का इस समय अगर छिड़काव कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आगे हमारी अदरक की फसल बहुत अच्छी बढ़वार होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आंवला के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे खोदकर तैयार कर लिए हैं, उनके लिए पौधरोपाई का यह सही समय है, जो आप आंवला की उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण किस प्रकार से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राकेश शर्मा। किसान भाइयों,
ये जो समय चल रहा है, इस समय हिंदी महीनों के अनुसार श्रावण का महीना चल रहा है और इस महीने में अपन फलदार पौधों की प्लांटिंग करें तो अपने लिए ठीक रहेगा। किसान भाइयों, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपन 8 फलदार पौधे लगा सकते हैं। आज मैं आपको आंवले की खेती या आंवले की प्लांटेशन कैसे की जा सकती है, कितने दूरी पे पौधे लगाएं, कौन सी किस्म का सिलेक्शन करें, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताता हूँ। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फलोत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। पौधे लाने के लिए अपने को किस्म का चयन करना है। किस्मों में जो चकैया वैरायटी आती है आंवले की, बहुत अच्छी रहती है। अगर दूसरी वैरायटी का कोई सिलेक्शन करना है तो फिर लक्ष्मी 52 है, NS7 है, इन वैरायटियों को अपन ले सकते हैं। लेकिन चकैया का मार्केटिंग प्राइस ज़्यादा है, कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो चकैया सेलेक्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पौधा लें कहीं से भी, किसी भी नर्सरी से, तो ध्यान रखें रजिस्टर्ड नर्सरी हो। आंवला की उन्नत किस्में। कृष्णा कंचन NA7, आनंद 1, बनारसी। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। आंवला लगाने के लिए अपन 20 फुट की डिस्टेंस पे लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट 20 फुट ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आंवले के लिए अपन गड्ढे खुदाई कर सकते हैं, 3 बाई 2 का गड्ढा बना सकते हैं। उसको 10-5 दिन खुला छोड़ के उसको रिफिल करेंगे तो 2 परात मिट्टी, 1 परात खाद, 40 ग्राम दीमक के लिए दवा डाल के उसकी वापस भराई कर देंगे। भराई करने के बाद बारिश हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें पानी चला देंगे। अगर मिट्टी गड्ढे में ज़्यादा बैठ गई हो तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी और डाल के 6 इंच गड्ढे को खाली रख सकते हैं या खाली रखना है। उसके बाद अपन पौधे लाएंगे। थैली का पौधा हो और कम से कम पेंसिल के आकार के तने की मोटाई का पौधा जरूर हो। पौधा लाकर अपन शाम को समय उसकी प्लांटिंग अपने को करनी है। जब सूर्य अस्त होने लगा हो उस समय प्लांटिंग करेंगे तो पौधे के लिए बेटर रहेगा। अपन पौधे की थैली फाड़ कर और पौधा लगा दें और पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी लगा दें। इस तरीके से अपन एक आंवले की प्लांटिंग कर सकते हैं। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचा कर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वही पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे को लगाने के बाद उसमें तुरंत अपने को पानी चलाना है और पानी चलाकर अपने को उसे कंटिन्यू ध्यान रखना है और चौथे साल में पौधा प्रोडक्शन फेज में आ जाएगा। किसान भाइयों, जब भी पौधा लगाते हैं, जब भी आंवले की प्लांटेशन करते हैं तो उसमें कई बार ये समस्या होती है कि एक ही वैरायटी लेने पर उसमें प्रोडक्शन कम मिलता है। इसलिए अपने को उसमें 20% पौधे दूसरी वैरायटी के सिलेक्ट कर सकते हैं या 20% पौधे देसी आंवला भी लगा सकते हैं, जिससे पोलिनेशन अच्छा होगा। पोलिनेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और किसान को फायदा होगा। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम थरा, जिला भिंड के जगदीश तोमर ने। आपने बाजरा की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
जैसा कि अभी फसल हमारी खरीफ की किसान भाइयों 1 से लेकर 1.5 माह की अभी खेतों में लहला रही है। जैसा कि बाजरे की बात आती है, इस फसल में इस समय हम क्या प्रबंधन करें जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। ये जो समय है बाजरे की फसलों का 30 से 40 दिन का, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल समय है। अगर इस समय अगर हमने फसलों की देखभाल कर ली अच्छे से तो आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। बाजरे में आपको इस समय कोरप, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, उसकी गुड़ाई, फसल की गुड़ाई करें कल्टीवेटर से। गुड़ाई के साथ साथ में अगर चौड़ी पत्ती वाले चारे आपके खेत में हैं तो उसके लिए 2,4-D का उपयोग करें। 2,4-D आप आधा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप 500 लीटर पानी डालकर उसमें चौड़ी पत्ती वाले जितने भी चारे हैं हमारे, उससे नियंत्रण हो जाते हैं। अगर आप खरपतवारों का प्रबंधन नहीं करेंगे, पौधा हमारा सिंगल हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, उससे आपको उत्पादन में भारी हानि उठानी पड़ेगी। गैप फिलिंग की यहाँ तक बात आती है, अगर हमारे खेत में कहीं कहीं नहीं है तो आप 40 दिन से पहले अगर 15-20 दिन की जब फसल हमारी हो गई है तो जहाँ आपको पौधे कम दिखाई दे रहे हैं या ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से उखाड़ के जहाँ कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आप ट्रांसप्लांटिंग आप उसकी बाजरा की कर सकते हैं, जिससे आपको जो जगह खाली पड़ी है उस पर आपका उत्पादन अच्छे से हो सके और हमारी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन होगी तो हमारा ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते तो वे असिंचित क्षेत्रों में बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए यूरिया 130 किलोग्राम और SSP 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जबकि सिंचित क्षेत्रों में यूरिया 100 किलोग्राम और SSP 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। तो आप जब 25 से 40 दिन की फसल हो जाए हमारी, तो बाजरा में हम 10 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें अच्छे से। और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पानी थोड़ा सा हमारा मौसम साफ हो, खेत ज़्यादा गीला ना हो और ज़्यादा सूखा ना हो, तो हमें ज़्यादा अच्छे से लाभ मिले। जल प्रबंधन की बाजरा में जहाँ तक बात आती है तो जल प्रबंधन के लिए जनरली क्या होता है, पहले तो हम अगर गुर्र कर देते हैं तो आपकी नालियाँ खेतों में बन जाती हैं। अगर वर्षा कहीं ज़्यादा होती है, खेतों में पानी भरा हुआ है, तो नाली निकाल कर खेतों में ढाल के अनुरूप उसमें करके आप खेत से पानी अगर निकाल दें, 24 घंटे से पानी हमारा ज़्यादा खेतों में भरा रहना नहीं चाहिए। अगर 24 घंटे से ज़्यादा पानी ज्वार, मक्का और बाजरा में अगर खेत में टिकता है तो बाजरा में कम नुकसान होता है, लेकिन ज्वार और मक्का हमारी काफ़ी प्रभावित होती हैं और उससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।